हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए चुन चुन कर विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सवाल। यार इस वीडियो को ना अंत तक देखना, बिल्कुल आपके लिए चुनकर ये सवाल लाया गया है। आप ना वीडियो को अगर आपको लगे बोरिंग टाइप का, आप स्पीड में बढ़ा लेना, ऐसे बोरिंग लगेगा नहीं। आप देखना बिल्कुल अंत तक, मेरा विश्वास करो, आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना इस वाले वीडियो के। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बार विज्ञान का पेपर अगर दोगे ना, आप मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हो तो विज्ञान का पेपर अगर आप दोगे तो उसमें ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो सवाल लेकर आया हूं उसे आप देखना आया हुआ है कि नहीं आया हुआ, ठीक है ना। तो अगर आपको स्लो लगे मेरा बात समझाने वाला तो आप स्पीड कर लेना, लेकिन फिर भी आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज आप सीखोगे। अगर आप जान रहे होगे तो साथ साथ आप बताते चलना, ठीक है। तो देखो पहले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा गया किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आप में से बहुतों को पता होगा कि प्रकाश का चाल अधिकतम किस में होता है, निर्वात में होता है। लेकिन ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा ना। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन जल है, दूसरा ऑप्शन क्या है, हवा है, तीसरा ऑप्शन क्या है, शीशा है, चौथा ऑप्शन क्या है, हीरा है। यानी आपको ये चार ऑप्शन में से आपको बताना ना। तो सबसे अधिकतम प्रकाश का चाल तो निर्वात में होता है, लेकिन वहां पर ऑप्शन नहीं है। तो निर्वात के बाद सबसे अधिकतम प्रकाश का चाल किसमें होता है? हवा में होता है। किसमें होता है? हवा में होता है। तो आप ऑप्शन क्या मारोगे? सही, हवा मारोगे, ठीक है। तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया। ये एक हुआ आपका बिल्कुल एक बेसिक टाइप का सवाल था जिसे आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। और ये हर साल पेपर में किस तरीके से आता है उसे देखो आपको समझाते हैं। क्या रहेगा कि अब इसमें से सवाल पूछा गया। अब देखो एक छोटा सा ये चीज याद रखने के लिए आपको लिखा गया है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, और वो लगभग कितने के बराबर होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आप बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हीरा में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। जिसमें प्रकाश का चाल सबसे कम होगा ना, उसका अपवर्तनांक क्या होता है कि चाल, प्रकाश के चाल का अनुपात देखते हैं। निर्वात में प्रकाश का चाल और बटे जो माध्यम का निकालते हैं ना, उस माध्यम में प्रकाश का चाल। तो हीरा में प्रकाश का चाल सबसे कम होगा, तो हर जो होगा वो सबसे कम होगा, और अंश होगा ज्यादा, तो मान निकल के आएगा बड़ा सा। तो इसलिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हीरा में प्रकाश का चाल क्या होता है? सबसे कम होता है। तो वही यहाँ पे आपको समझाया गया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको ये वाला सवाल जरूर एग्जाम में दिखने वाला है। तो आप इसे ध्यान रखना, ये सारी बातों को। ये तो सवाल था आसान तरीके का, ठीक है, हवा। लेकिन आपको अगर ऑप्शन रह गया निर्वात तो आप क्या मारोगे? निर्वात मारोगे। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। मजा आया? चलो अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। देखो मुख्य फोकस की संख्या, अगर आप इस प्रकार से अगर लेंस पारते हो तो ये हो गया अवतल लेंस, और ये कैसा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया, ठीक है ना। उत्तल माने उठल, ऐसे याद रख लीजिए आप, ठीक है। तो ये उठा हुआ है ना दोनों तरफ से ऐसे, ठीक है। दर्पण में ऐसे याद रख लेना आप लोग, उत्तल मतलब उठा हुआ उठल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लोगे। तो ये है कौन सा? उत्तल है। तो अगर उत्तल लेंस या अवतल लेंस बनता है ना, तो ये कहीं ना कहीं किसी गोले से तो 2 गो होगा वक्रता केंद्र, तो 2 गो होगा फोकस, और इधर भी 2 गो होगा वक्रता केंद्र, तो 2 गो होगा फोकस। तो आप आंसर इसका क्या मारोगे? 2 मारोगे। और मैंने देखा ये सवाल रिपीट होता है, सवाल हल्का सा चेंज रहेगा शब्द, कि अवतल लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, या उत्तल लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, या कभी कभी डायरेक्ट लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ये आता है सवाल, ठीक है। आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। आसान सवाल और हर बार आने वाला सवाल आपको देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हो, ठीक है ना। तो आप इस बातों को ध्यान रखोगे तो आपका नंबर पक्का इंप्रूव होगा, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। आवर्धन का एसआई मात्रक, या बोलते हैं आवर्धन का एसआई इकाई क्या होता है, ठीक है ना। क्या है? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन है मात्रक विहीन। मात्रक विहीन यानी बिना मात्रक। अगर आप में से बहुतों को पता है, नहीं पता तो आप जान लो कि आवर्धन जो होता है, इसमें हम पता करते हैं कि प्रतिबिंब और वस्तु कंपेयर करते हैं, कितना बड़ा बना छोटा बना, नहीं एक अनुपात रहता है, जिसमें प्रतिबिंब का आकार लिखते हैं ऊपर और वस्तु का आकार लिखते हैं नीचे, ठीक है ना। तो अगर वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब का आकार होगा तो मान आ जाएगा 1, ठीक है, मान आ जाएगा 1। अगर ये वाला अंश हो गया बड़ा और हर हो गया छोटा तो मान 1 से ज्यादा। अगर अंश हो गया छोटा और हर हो गया बड़ा तो मान 1 से कम। तो ये तो आवर्धन का मान के बारे में हम आपको बता दिए, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है नेगेटिव और पॉजिटिव पे, तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आवर्धन का एक टॉपिक लेकर आएंगे उसमें आप सीधा सीधी याद रखो, आवर्धन जो है उसमें हम आपको क्या बताएं कि ऊपर जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब का ऊंचाई, और नीचे जो होता है वो वस्तु का ऊंचाई। तो ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई। हाँ, आवर्धन को
प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात में भी देखा जाता है। अनुपात हम आपको बोल रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे ही शब्द अनुपात आया तो ऊपर भी सेम और नीचे भी मात्रक सेम है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो कोई मात्रक बचेगा नहीं। सिर्फ बचेगा क्या? संख्या, सिर्फ अंक बचेगा, तो कोई मात्रक होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या? मात्रक विहीन हो जाएगा। देखो क्या लिखा गया इसमें कि आवर्धन एक अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई, है प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी का एक अनुपात होता है, ठीक है ना। और तो लिखा हुआ अनुपात होता है और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, तो आप इसे ध्यान रखना, ठीक है ना। आसान सा सवाल लेकर आया हूं जो आपको परीक्षा में आता है। ये तो और भी आसान सा सवाल है, लेकिन आपको इसमें सीखना है, सभी ऑप्शन को आपको देखते चलना है, ठीक है ना। लिखा गया प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आप में से अधिकतर को पता होगा, ठीक है। आप देखो अंत तक देखना जरूरी, आगे जाके बहुत सारा ऐसा ऐसा धमाका आपको निकलेगा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीज निकलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट परीक्षा में रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम होते हैं 2। अगर आपका टाइम लेना रहता तो हम इसको 2 सवाल बनाते, परावर्तन का नियम अलग, अपवर्तन का नियम अलग। दोनों का जब नियम 2 ही होता है तो उसको हम एक ही सवाल में ले लिए, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के भी नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं, और अपवर्तन के भी नियम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो दोनों के नियम 2 होते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना चाहिए कि परावर्तन के नियम को कोई और नाम तो नहीं है, लेकिन अपवर्तन के नियम का क्या नाम होता है? स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा कि अपवर्तन के नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो हो सकता है आपके पेपर में स्नेल के नियम के नाम से भी सवाल आ जाए, ठीक है, आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ये देखो इसमें कुछ चीजें आपको बताया गया है ताकि आप याद रखो। आपको पता होगा कि विद्युत का सुचालक जो है वो सबसे अच्छा कौन है? विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक जो होता है वो क्या होता है? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी, ठीक है। और जब चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है तो इस अनुसार से यहां ऑप्शन में चांदी होना चाहिए, लेकिन चांदी नहीं है, फिर भी आपको देखना पड़ेगा ना। सल्फर जो है वो क्या है? अधातु है। अधातु जो होता है वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक भी तो नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में आपको अपवाद याद होगा शायद कि ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अयस्क होता है जो विद्युत का सुचालक करता है। अब देखो इस चीज को पढ़ो कि सामान्यतः सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो एक अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का 3 अपरूप आपको ही पता होगा, एक होगा ग्रेफाइट, दूसरा होगा हीरा और एक होगा बकमिस्टर फुल्लेरीन, जिसे आप फुल्लेरीन के नाम से C60 60 कार्बन का एक गोला गुच्छा टाइप का, जिसका आकार होता है जियोडेसिक गुंबद के आकार का, ठीक है ना। तो एक धातु, ये क्या है? कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो कि क्या है? एक अधातु है, फिर भी ये विद्युत का क्या है? चालन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। विद्युत का सुचालन के लिए आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए या मुक्त आयन चाहिए? यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे अच्छा चालक कौन होगा? तो चांदी होगा। तो लिखा गया चांदी, चांदी बॉस है ना, सबसे हेड में है। तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सर्वोत्तम चालक होता है। तो इसी में से आपको सवाल घुमा फिरा कर पक्का आएगा। अगर इस तरीके से मैं जो लेकर आया हूं ना ऑब्जेक्टिव सवाल, अगर आपको ये तरीका पसंद आया ना तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं और भी नए नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। आप रटने पे ज्यादा फोकस मत किया करो, ठीक है, चीजों को समझा करो, एक एक ऑप्शन को देखा करो कि क्या क्या ऑप्शन है, हो सकता है इस ऑप्शन से भी सवाल बन जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप चीजों को। ये भी अधातु है, अधातु सारा चीजें, ग्रेफाइट भी अधातु, लेकिन इसमें क्या है कि यह सारा चीज आपको यहाँ पे ब्यौरा लिखा गया है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। मैंने बता दिया है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। कि कार्बन, प्रत्येक कार्बन अलग अलग 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो एक कार्बन, कार्बन के 72 कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री रहता है, अल्लाह ऐसे इधर उधर घूमेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या होगा? विद्युत का चालन करेगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आप आंसर डायरेक्ट लगा लो, लेकिन बहुत सारा हम इसमें चीज समझाएंगे आपको, ठीक है ना, ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए कि कुछ भी आए आपको बनाना ही बनाना है, छोड़ के तो नहीं आना है, ठीक है ना। तो बोला गया दर्पण की बातें की जा रही, लेंस की बातें तो की नहीं जा रही है, फिर भी हम चर्चा यहां सब कुछ कर लेंगे। बोला गया कि हमेशा वस्तु से छोटा, ठीक है। ऑप्शन पे आप आ जाओ,
ये भी नहीं बोला गया है कि आभासी है कि वास्तविक है, बस ये पूछ दे रहा है कि हमेशा वस्तु से छोटा बनना चाहिए, कभी बड़ा कभी बराबर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो समतल दर्पण पे आप ध्यान दो, समतल में जो होता है ना वो हमेशा वस्तु के साइज के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और जितना वस्तु से दूर दर्पण रहता है उतना ही दर्पण के पीछे उधर प्रतिबिंब भी रहता है, सीधा है यानी आभासी है। ठीक है, तो समतल में तो बराबर हमेशा बनेगा। उत्तल की बात की जाए तो यही तो है वो दर्पण जिसमें हमेशा वस्तु के साइज से प्रतिबिंब का साइज छोटा रहता है और हमेशा आभासी रहता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अवतल की बात करें तो अवतल दर्पण में देखो बड़ा भी छोटा भी बराबर भी, लेकिन जब बड़ा बन रहा है तो उसमें भी दो तरीके से बनता है। देखो मैं दर्पण यहां पे पा रहा हूं अवतल, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इधर कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र, इधर कहीं ना कहीं फोकस। चीजों को आप समझने में फोकस करो, जाना मत कहीं मत, ये चीजों को आप समझो, आपको क्लियर होगा सारा कंसेप्ट। यहां से अगर सवाल आ गया आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है ना, तो इस तरफ से जैसे मान के चलो फोकस है, तो यहां से इधर कहीं भी वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन जैसे ही फोकस से आगे टिका दी, थोड़ा सा ठेल दी चल आगे, तो इधर जैसे ही आ गया प्रतिबिंब चला जाता है उधर और बन जाता है आभासी। तो या तो आपको हो गया वास्तविक और आभासी का। और बड़ा और छोटा की बात करें ना, तब इस लाइन को याद रखो, इस वाले लाइन को। ठीक है, सी को। यहां पे प्रतिबिंब का साइज बराबर, इसके इधर अगर वस्तु रह गया, इसके इधर वस्तु रह गया तो क्या हो जाएगा, वस्तु बड़ा और प्रतिबिंब इसके बीच में बनेगा तो छोटा। सी पर देखो यहां से आ रहा था, ये अनंत से वस्तु आ रहा है और प्रतिबिंब फोकस पे, अनंत पे तो फोकस पे इधर उधर चल रहा है मटक मटक के, तो भी चलेगा ऐसे। ठीक है ना, तो ई बड़ा ई छोटा, चलते 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 ई आ गया सी पर, तो ई आएगा सी पर, दोनों का साइज बराबर। अब जैसे ही वस्तु गया इधर, तो ई वस्तु का साइज बड़ा छोटा मान के चलो वही वस्तु को लेके आ रहे हैं, तो आकार फिक्स है। लेकिन इसके तुलना में जैसे ही चला गया पीछे, तो अब इसका आकार बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ई जाएगा फोकस पे, दौड़ दौड़ के जा रहा होगा अनंत पे। ये थोड़ा इसको चलना है, इसको बहुत सा ज्यादा चलना है, तो ये चल के चला जाएगा फोकस पे और वो जाएगा अनंत पे। इतने कंडीशन में यहां तक में क्या बोली, इधर वस्तु बड़ा और इधर प्रतिबिंब छोटा। सी पर दोनों का साइज बराबर, इधर आ गया वस्तु, इधर आ गया प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हो गया बड़ा, एक पे चला गया, प्रतिबिंब चला गया अनंत पे। जैसे इसके आगे टिका दी बस प्रतिबिंब चला गया पीछे और वापस से बड़ा हो गया। ठीक है ना, इधर तो बड़ा था ही, तो प्रतिबिंब देखो बड़ा के आकार में अब देखा जाए तो इधर वस्तु बड़ा और प्रतिबिंब छोटा। उसके बाद यहां से यहां तक हर कंडीशन में जो है वो वस्तु छोटा रहेगा और प्रतिबिंब बड़ा रहेगा। लेकिन ये एरिया आपको बता दिए हैं कि इधर से इधर क्या होता है, वास्तविक, और इधर जैसे ही आ जाता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, पीछे बनना शुरू हो जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है, वो चीजें ये है आपके सामने। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब, और कैसा बनता है, आभासी। आभासी रहेगा तो सीधा तो रहेगा ही रहेगा, और वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा ही रहेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी। तो ये दोनों कंडीशन में क्या बना है, आभासी बना है। और अवतल के बारे में हम आपको इतना वर्णन कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, बराबर, छोटा तीनों तरह का बनता है। बड़ा भी बनता है, बड़ा का बनता है, जैसे सी के उधर चला गया वस्तु, तो सी से लेकर दर्पण तक जाएगा ना, तो बड़ा दो तरीके से बनता है। सी से लेकर फोकस तक में वास्तविक वाला बड़ा बनता है, उल्टा एकदम अनंत तक पहुंच जाता है। और जैसे एफ से आगे ठेले वस्तु को, प्रतिबिंब चला जाता है पीछे और बड़ा ही रहता है लेकिन। ठीक है ना, ये तरीके से। तो बड़ा, बराबर एवं छोटा वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। वही लिखा गया, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनता है। और आभासी और काल्पनिक सेम ही चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये डाटा आप याद रखना पक्का। ठीक है ना, मैं कुछ ही सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन आपको इस तरीके से समझ के जाना है कि आपको पेपर में आए तो छोड़ना तो नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे सवाल मैं लेकर आता रहूंगा। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भस्म नहीं है। ठीक है ना, आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, अम्ल, क्षार और लवण, क्षारक। ठीक है ना, तो क्षारक भी बोलते हैं
और भस्म भी बोलते हैं, और प्रबल क्षारक को क्षार भी कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। देखो इसके लिए चीजें आपको याद रखना कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय, उसी को भास्मिक भी कहते हैं, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी तो होता है अपवाद में, जैसे कि जिंक और एल्युमिनियम। इसके अलावा भी और धातुएं होती है जो कि एक्सेप्शन में आती है, और वो सिर्फ क्षारीय नहीं होते, उसमें दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। और वैसे ऑक्साइड को बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय का मतलब होता है दो तरह का गुण, उभयधर्मी यानी दो धर्म, अम्ल वाला भी धर्म और क्षार वाला भी धर्म, ठीक है ना। तो उभयधर्मी जिंक और एल्युमिनियम कैसे होते हैं, यानी जिंक का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, उभयधर्मी, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो जिंक और एल्युमिनियम याद रखोगे। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। लेकिन इसमें भी है कि जैसे कि मान के चलो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उदासीन होता है। एक और आपको ऑक्साइड एकदम आसान सा जो आप सबको पता है H2O, ये भी तो हाइड्रोजन अधातु, उसको भी तो ऑक्साइड हो गया अनेक प्रकार का। तो ये भी कैसा है, उदासीन है, ये थोड़ी ना अम्लीय है। तो कुछ अपवाद आपको बता, लेकिन सामान्यता आपको ध्यान में रखना है कि धातु होगा तो उसका ऑक्साइड जो होगा वो क्षारीय होगा यानी भस्म होगा, और अधातु होगा उसका ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय होगा। इतना से ही काम आपको नहीं चलेगा। अगर आपको अधातु जैसे कि हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, इस प्रकार से जितने भी आयन हो गए, जैसे सल्फेट वाला SO2 SO4-2, सब इस सब के साथ अगर आपको H मिल जाए, क्या मिल जाए, H मिल जाए, तो ये सब जो होता है वो अम्ल होता है, यानी H पाया जाएगा तो क्या मिलेगा, अम्ल। लेकिन अगर आपको धातु के साथ, किसके साथ, धातु के साथ, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब के साथ आपको OH मिल जाए तो क्या होगा, क्षारक होगा। अब इतना में आप बता दोगे धातु का ऑक्साइड क्षारीय, क्योंकि कैल्शियम क्या है, धातु है, तो ये तो भस्म होगा। बोला भस्म नहीं होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड ये तो है साधारण नमक, ये थोड़े ना भस्म होगा। यही तो हमारा आंसर हो गया। कौन आंसर हो गया, बी ऑप्शन हो गया आंसर। NaOH धातु का के साथ OH लगाओगे तो भस्म होगा ही होगा। Na2CO3। अब इसमें देखो ये याद रखना बात को, ये तो आंसर आपको बता दिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसमें आपको याद रखना कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट यानी HCO3, कार्बोनेट यानी CO3। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। इसके पीछे का रीजन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये बना होगा कैसे, आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया हो सकता है पता होगा। ये मान के चलो NaOH, ये जो है एक प्रबल क्षारक होता है जिसे हम क्षार बोलेंगे, और H2CO3 ये कार्बनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। जब दोनों रिएक्शन करता है तो बनता है Na2CO3 और साथ में मिलता क्या है, H2O, जल मिलेगा, ठीक है ना। क्षारक और अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो एक प्रकार का लवण है, लेकिन लवण एक ऐसा लवण है, अब ये प्रबल क्षारक है और ये दुर्बल है, तो गुण ज्यादा किसका आएगा, तो इसका गुण ज्यादा आएगा, इसका गुण ज्यादा आएगा। तो इसके अंदर ये है तो लवण, लेकिन कैसा लवण हो गया, तो ये भास्मिक लवण हो गया, यानी बोल सकते क्षारकीय प्रकृति का ये हो गया। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, भस्म हो गया। और सवाल पूछा था कि भस्म नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप ध्यान रखना कि ये जो है वो क्या एक उदासीन है, क्योंकि यहां जो बन रहा है वो NaOH ये भी प्रबल है और HCl ये भी प्रबल है। H और OH ये दोनों मिलकर जल बना दिया होगा और NaCl मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गया होगा, तो दोनों का दोनों प्रबल है, तो जो लवण बनेगा उदासीन लवण बनता है। ठीक है ना, तो ये आप चीजें ध्यान रखोगे। एक सवाल है लेकिन एक्सप्लेनेशन पे आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत काम वाला चीज है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना चीजों को। अगले सवाल की ओर चला जाए। अगला सवाल बोला कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, वो चूना आपके घर में पहले, अभी तो आजकल तो अलग अलग तरीके का हो गया, डिस्टेम्पर आ गया, ये आ गया, सब पहले से घोल उल बनाया हुआ है ना। पहले सब आता था एक बड़े से नाद में डाल के, ढेका का ढेका, ओकरा में पानी डालते थे, फिर पूरा पूरा को खदखदाता था, गर्म होता था, है ना। आप ही और ठंडा का समय आप ही पे पानी उन्हें डाल देगा तो अभी तो गर्म हो जाएंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो ये CaO है,
इसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, जो कि ऑप्शन बी में है। ये तो नहीं होगा आंसर, बुझा हुआ चूना होगा, ये ए ऑप्शन होगा। आप जान भी रहे होंगे, शायद आंसर नहीं जान रहे तो आप ए ऑप्शन होगा। और पेपर में आता है, पेपर में और क्या क्या चीजें सारा हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ नहीं है तो पानी डालेंगे तो बुझा जाएगा, पानी डालेंगे तो बुझ जाएगा। तो जब पानी डालते हैं ना तो क्या होता है कि ये जो है वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिस पानी डाले तो मिल गया, ठीक है ना। तो धातु का पहले ऑक्साइड था, जल मिलाए तो क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड बन गया। देखो OH यहाँ भी है तो ये भी क्या एक प्रकार का क्षारक है, भस्म है। अब हाइड्रोक्साइड बना लिया ना तो इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, यानी ई गया बुझ और बुझा हुआ नहीं था। इसका एक और नाम होता है कली चूना। तो आपके पेपर में कौन से नाम से आ जाए ये कह नहीं सकते, इसलिए सारे नाम आपको याद रखना चाहिए। और इसे एक और नाम बोलते हैं भखरा चूना। क्या बोलते हैं? भखरा चूना, ठीक है ना। तो भखरा चूना और कली चूना, एक और नाम क्या? ऐसा तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना, भखरा चूना या बुझा हुआ चूना, ये आप याद रखोगे। तो दो ऑप्शन तो आपको बता दिए, और ये ऑप्शन जो है CaCO3 काको3, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। और अगला ऑप्शन क्या? कैल्शियम, ये तो एक धातु है। क्या है? एक धातु है। देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा, और जो चीजें लिखे हुआ है यही बता रहे थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भखरा चूना या बुझा चूना भी कहते हैं, यानी बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना कहते हैं, और बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसमें पानी मिलाते हैं तो ये बनता है, जो नाद दूध में डालते हैं ना पानी तो खदखदा के तो यही बनता है, ठीक है। लेकिन जो CaCO3 जो है इसे आप याद रखो काको3, ठीक है। तो CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संगमरमर का भी सूत्र होता है, चूना पत्थर का भी सूत्र होता है, और खड़िया का भी सूत्र होता है, तीनों का सूत्र होता है। पेपर में आपको यहां से इतने से सवाल पक्का बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जरूर बनता है यहां से सवाल, आप एक एक चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। भले ही मैं कम सवाल लेकर आया लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। अब देखो अगला सवाल बोला गया जस्ता का अयस्क, ठीक है ना। जस्ता जिसे हम बोलते हैं जिंक, जैसे जिंक बोलते हैं आप तो कंफर्म हो गए कि बी ऑप्शन होगा सही, जिंक ब्लेंड, ठीक है। जिंक ब्लेंड जस्ता का अयस्क होता है। लेकिन ये सीनेवार है कौन सी, बॉक्साइट है कौन सी, सोडियम क्लोराइड है कौन सी? सोडियम क्लोराइड तो साधारण नमक हो गया NaCl, लेकिन बाकी ये दोनों क्या है? ये और ये क्या है? तो सीनेवार जो होता है वो मरकरी का अयस्क होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पारा। और बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है Al2O3, और उसमें कुछ मोल क्या होते हैं? जल पाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 या 3 मोल जल पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जिंक ब्लेंड जो होता है वो जिंक सल्फाइड, और ये HGS होता है, ठीक है। ये क्या होता है? HGS, ठीक है ना। सीनेवार, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ लिखा गया चीज, सीनेवार HGS जो हम बता रहे थे एक पारा का अयस्क है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो हो गया, अब हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि सीनावार किसका अयस्क है, आ सकता है ना। तो पारा का। पेपर में यह भी बन सकता है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप कौन सा ऑप्शन मारोगे? मचक के आप पारा मार देना, ठीक है। और अधातु कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? आपको पता होगा कौन सा? ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन। अब देखो बॉक्साइट के बारे में, तो बॉक्साइट Al2O3, इसमें कुछ मोल जल भी होता है, मान के चलो, ठीक है ना, कुछ मोल जल। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3, फॉर्मूले पे आप फोकस ना भी करो तो चलेगा। बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का। सीनेवार किसका? पारा का। और हेमाटाइट किसका? लोहा का। ऐसे लोहा का 4 अयस्क होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट, ठीक है। लेकिन सवाल आपका बनता है हेमेटाइट से, तो आपको ये हेमेटाइट लिखा गया, ठीक है ना, हिंदी में लिखल रहेगा, उस पर आप ध्यान दे लेना, ठीक है। ये चीजें आप फोकस करना जरूर। अब ये सारा चीज आप जब तक करोगे नहीं ना, आपका नंबर इंप्रूव नहीं होगा, और ऐसे करोगे तो धनाधन नंबर जाएगा। सारे ऑप्शन पे आप भिड़ो, हो सकता है ये ऑप्शन उठा के सवाल मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है चीजों को। समझ में आया ये सारे चीज? नेक्स्ट सवाल की ओर चला जाए, और यह सवाल है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहां से भी सवाल बनता है। ऋणात्मक
और दर्पण यहाँ पूछा है ना, लेंसो पूछेगा तब भी हम बता सकते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखा जाए, दर्पण है, मान के चलते हैं ये अवतल दर्पण, और ये दूरी कोई भी नापते हैं ध्रुव से, तो इधर नापेंगे, ठीक है। ये आपतित किरण की दिशा है, ठीक है, तो इस दिशा में नापेंगे। ऐसे चलेंगे तब, तो यहीं से ना चलेंगे, तो यहाँ से ऐसे चलेंगे तो प्लस, और यहाँ से ऐसे चलेंगे तो माइनस, निगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। आपतित किरण की दिशा मतलब ऐसे चलेंगे तो प्लस, और ऐसे चलेंगे तो माइनस, ध्यान रखोगे। इधर चलेंगे तो इधर ही होता है वक्रता केंद्र, इधर ही होता है फोकस, तो इधर से इधर चला जाए, यानी आपतित किरण की दिशा दर्पण से आएगा, किरण यही आएगा ना, टकराएगा ऐसे ना, और इस दिशा में अगर अब हमको चलना है, यहीं से चलना है, दूरी कहाँ से नापना है, ध्रुव से नापना है, तो यहाँ से उधर चलेंगे तब ना प्लस, और यहाँ से इधर चलेंगे तब माइनस। तो इधर चलने के लिए हमको फोकस दूरी मिलेगा, तो अवतल के लिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया। और उत्तल के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि उत्तल ऐसे रहेगा, पॉलिश किया हुआ पीछे रहेगा, आपतित किरण तो यही रहेगा, और इधर से इधर चलेंगे तब का होगा प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस, और इसका फोकस तो पीछे रहता है तो प्लस, ठीक है। और सेम ही काम आप किसमें करोगे, लेंस में भी करोगे, आपको आ जाएगा आंसर। तो लेंस हो या दर्पण, अगर उत्तल रहेगा तो धनात्मक, अगर अवतल रहेगा तो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक हो गया किसका, अवतल का, ध्यान रखोगे। देखो क्या है अब, उत्तल धनात्मक, यानी उत्तल लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल लेंस या दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। कुछ चीजें है समतल दर्पण के बारे में, समतल लेंस थोड़े ना हम लोग पढ़े हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, प्लेन है ना, तो हम मानते बड़े से गोले का भाग होगा और उसका फोकस कहाँ होगा, उसका वक्रता केंद्र जो है वो अनंत होगा, तो फोकस का मान लेते हैं अनंत मान लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है ना। ये सारा कंसेप्ट, ये सारा चीज आपको अगर मजा आया ना तो लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर करो, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह का सवाल लेकर आएंगे, मैथ्स का भी सवाल करेंगे, ठीक है।